रघुवर जैसे ही सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से चीख तो निकली ही, चीख के साथ साथ आंसू भी निकलने लगे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कल जहाँ खेत में लहलहाती फसल थी, वहाँ आज आधी से अधिक फसल टूटी पड़ी थी। उसकी दिन रात की कड़ी मेहनत खेतों में बिखरी पड़ी थी। अब क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा? फसलों को देखकर साफ लग रहा था कि उसकी फसलों को जानवर खा गए हैं। मेरी लहलहाती फसलों को जानवरों ने बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे इसका अंदेशा तो था ही। तभी तो मैंने उन दोनों को रात को यहाँ भेजा था। वो दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं हमेशा की तरह। तभी रघुवर को कोई आवाज सुनाई दी, खर्र खर्र की। पहले तो उसे लगा कि कोई जानवर है। वो थोड़ा डर गया और पास ही पड़े एक पत्थर को उठा लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं इन जानवरों को, इन्होंने मेरी मेहनत को बर्बाद किया है। रघुवर संभलकर एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया और जानवरों का इंतजार करने लगा। लेकिन वो आवाज तो आती रही, लेकिन जानवर बाहर नहीं आए। इतनी देर हो गई, वो जानवर तो बाहर आ ही नहीं रहे। मुझे ही उनके पास जाना होगा। रघुवर संभल कर आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आवाज की दिशा में बढ़ रहा था, खर्र खर्र की आवाज नजदीक आ रही थी। अब वो आवाज के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। उसने पत्थर को और भी कस कर पकड़ लिया। वो गुस्से में पत्थर को फेंकने ही वाला था कि तभी अरे, ये तो सरजू और बिरजू हैं। देखो तो, ये कितनी मस्ती में यहाँ सोए सोए खर्राटे मार रहे हैं। वहाँ मेरा खेत उजड़ गया, मेरी लहलहाती फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन ये दोनों आलसी देखो कैसे घोड़े बेच कर सो रहे हैं। मेरी ही गलती है। मुझे पता था कि मेरे दोनों के दोनों बेटे एक नंबर के आलसी हैं। फिर भी मैंने इनकी बातों पर विश्वास करके कल रात इन्हें खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया। कल रात की ही बात है। देख बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, इसलिए मैं तुम लोगों को खेतों पर जाने को बोल रहा हूँ। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। फसलें बिल्कुल तैयार हैं, 1-2 दिन में कटाई भी हो जाएगी। ईश्वर की कृपा से इस बार दोगुनी फसल हुई है, इसलिए हमें दोगुना ध्यान रखना होगा। अरे बाबूजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम दोनों है ना, हमारे रहते हुए एक भी जानवर खेत में घुस जाए, ये हो ही नहीं सकता। हाँ बाबूजी, अगर कोई घुस गया तो इसी लाठी से उसकी इतनी पिटाई करेंगे कि वो हमारे खेत में तो क्या, किसी के भी खेत में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। कल रात की बातों को याद कर और अपने दोनों आलसी बेटों को घोड़े बेचकर सोता देखकर रघुवर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने बेटों के पास ही रखे डंडे को उठाया और दोनों की पिटाई शुरू कर दी। अरे कौन है? कौन मार रहा है हमें? भूत! अबे आंखें खोलो आलसियों, मैं भूत नहीं, तुम्हारा बाप हूँ। सरजू और बिरजू ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उसके पिता हाथ में डंडा लिए गुस्से से उन दोनों की ओर देख रहे हैं। क्या हुआ बाबूजी? सुबह सुबह हमें ऐसे क्यों धो रहे हैं, जैसे धोबी कपड़े धोता है? तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी आरती उतारूं? देखो अपने चारों ओर, देखो खेतों की ओर। तुम लोगों के आलस ने क्या कर दिया। उन लोगों ने खेतों की ओर देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ आ गया कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो बाबूजी उन्हें मारेंगे, और इसलिए दोनों भाइयों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया और भाग बिरजू भाग, नहीं तो बाबूजी ने अभी तो धोबी की तरह धोया है, कुछ देर बाद किसी पहलवान की तरह हमारी हड्डियां तोड़ेंगे। उसके बाद तो दोनों भाइयों के अंदर किसी चीते की आत्मा आ गई और वे वहाँ से भाग खड़े हुए और सीधा अपने घर पहुँचे और माँ सरला के पीछे छिप गए। अरे क्या हो गया? फिर तुम दोनों ने कोई कांड कर दिया क्या? सरजू और बिरजू से रघुवर बहुत परेशान था। उनके आलसी स्वभाव के कारण उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ता। वो कोई भी काम नहीं करना चाहते। उन्हें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खाना और बिस्तर पर टांगे पसार कर सोना पसंद था। वो बचपन से ऐसे ही थे। क्या माँ, आपको गाजर का हलवा बोला था, आपने बनाया ही नहीं? तुम भी ना माँ, बहुत आलसी हो, एक काम नहीं कर सकती। तभी रघुवर उन्हें आवाज देता हुआ घर में प्रवेश करता है। सरजू, बिरजू। क्या हुआ जी, क्यों गला फाड़ रहे हो? अभी अभी तो मेरे दोनों बच्चे स्कूल से थक कर आए हैं, खाना खा रहे हैं। ये स्कूल से थक कर आए हैं? अच्छा, पता है ये दोनों पूरे 2 महीने से स्कूल गए ही नहीं हैं। स्कूल के लिए ये घर से निकलते तो हैं, लेकिन ये तालाब के किनारे जो आम का पेड़ है वहीं पर खाकर सो जाते हैं। क्या? वो तो आज स्कूल के मास्टर जी मिल गए तो सच्चाई का पता लग गया, नहीं तो इन दोनों की असलियत का हमें पता ही नहीं लगता। आज तो मैं इन दोनों को छोड़ने वाला नहीं। बचपन से वे जवान हो गए। जवानी के साथ साथ आलस भी बढ़ता गया। रघुवर को लगा कि उन दोनों की शादी कर देते हैं, क्या पता जिम्मेदारी सिर पर आने से वे सुधर जाए। उन्होंने उनकी शादी कर दी, लेकिन
मैं तो तंग आ गया हूँ सरला इन दोनों से। कल दोनों बहुएं भी मुझसे शिकायत कर रही थी कि दोनों के दोनों सारा दिन नई नई चीजें खाने की फरमाइश करते हैं और फिर टांगे पसार कर सो जाते हैं। समय इसी तरह बीत रहा था, लेकिन फिर उनके जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब सब कुछ बदल गया। एक सुबह रघुवर उन सभी को छोड़कर हमेशा के लिए ईश्वर के पास चला गया। जब तक वो जिंदा था उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रघुवर सारा काम संभाल लेता था। लेकिन उसके जाने के बाद, बेटा तुम दोनों इस तरह सोए रहोगे तो कैसे चलेगा? सारा काम बचा हुआ है, खेतों की जुताई नहीं करोगे, बुआई नहीं करोगे तो खाओगे क्या? लेकिन वे दोनों अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। उनकी पत्नियां भी उन्हें कह कहकर थक जाती, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों की पत्नियां इन दिनों गर्भवती थीं। अब खेतों को जोतना था ही, नहीं तो उनका काम कैसे चलता। बहुओं, ये दोनों तो कुछ करेंगे नहीं, अब मुझे ही करना पड़ेगा। मैं खेत पर जा रही हूँ, खेत की जुताई तो शुरू करूँ। माँ जी, आप अकेले नहीं जाएंगी, हम भी आएंगे आपके साथ। अरे तुम दोनों गर्भवती हो, अभी तुम्हारा खेतों में काम करना सही नहीं। जुताई का काम बहुत मुश्किल होता है। माँ, खेतों की हम जुताई नहीं कर सकते, बुआई तो कर सकते हैं ना? पर अभी तो उसमें समय लगेगा ना। तुम लोग अभी से वहाँ क्या करोगी? आपके साथ रहेंगी, जुताई सीखेंगी, कल को हमें ही तो करना है ये सब। दोनों बहुएं सरला के साथ खेत पर चली गईं। सरला ने उन्हें पेड़ के नीचे आराम करने को कहा और खुद बैलों के साथ खेत की जुताई करने लगी। सरला बहुत बूढ़ी हो गई थी। लगातार खेत में काम करने के कारण उसे चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। दोनों बहुएं भागी भागी वहाँ आईं। माँ जी क्या हुआ आपको? लेकिन सरला फिर कभी नहीं उठी, वो मर गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोनों गर्भवती बहुओं ने खुद ही बाकी के खेत की जुताई का फैसला लिया। देखो छोटी, थोड़ा मैं करती हूँ, थोड़ा तुम करो, इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा। दोनों बहुएं काम करने लगी। जुताई के 3 दिन बीत गए। दोनों बहुएं पहले घर का काम करती और फिर खेतों पर चली जाती। एक दिन की बात है, दोपहर के समय दोनों भाइयों की भूख से नींद खुली। रसोई में खाना तो रखा था ही, उन्होंने खा लिया और फिर से सोने की तैयारी करने लगे। तभी एक आदमी जिसका नाम मोहन था, वो भागता भागता वहाँ पहुँचा। अरे सरजू बिरजू, जल्दी चलो, जल्दी अपने खेत चलो, तुम दोनों की पत्नियां खेत में बेहोश पड़ी हैं। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों भागते हुए खेत में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी गर्भवती पत्नियां बेसुध सी पड़ी हैं। सारे खेत की जुताई हो चुकी है। उन्हें समझ आ गया कि ये सारा काम उनकी पत्नियों ने किया है। उन्हें खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नियों पर पानी के छींटे मारे। उन्हें होश तो आ गया था, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि वो कितना थकी हुई और परेशान है। अरे आप लोग, खाना तो रख दिया था रसोई में, फिर यहाँ क्यों आए? दीदी, हो सकता है इन्हें कुछ और खाना हो। सुनिए, थोड़ा खेत का काम बचा है, हम वो करके आते हैं, फिर आप लोग जो चाहेंगे वो बना देंगे। उसके बाद दोनों फिर से जुताई के लिए जाने लगे। सरजू और बिरजू को ये देखकर बहुत पश्चाताप होने लगा। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम दोनों वहाँ बिस्तर तोड़ रहे हैं और तुम दोनों गर्भवती होकर पहले तो घर का काम करती हो, फिर खेत का। अब नहीं करना है तुम लोगों को ये। हाँ, हम करेंगे ये काम, हम संभालेंगे घर। अपने आलस के कारण हमने बहुत कुछ खोया है और कुछ नहीं खो सकते। उस दिन के बाद सरजू और बिरजू पूरी तरह बदल गए और अपनी आलस की आदत को हमेशा के लिए भुला दिया।